अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। इस हफ्ते मैं जिस मेहमान के साथ मौजूद हूं, आम हालात में उनके साथ दिखाई देना अपनी शामत अमाल को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन इसी के साथ साथ इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि मौसूफ कराची पुलिस में एक नुमाया मुकाम रखते हैं और चौधरी मोहम्मद असलम शहीद के साथ काफी अरसा सर्व कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद सरवर अल मारूफ सरवर कमांडो साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है। सर, 92 ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर पुलिस अफसरान अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, बाकी आप जैसे जो चंद मादूदे बचे हैं वो भी इनसिक्योर हैं। एक आम आदमी क्या हैसियत रखता है मुजरिमों के सामने? 92 में या उसके बाद मुख्तलिफ ऑपरेशन में जिन भी पुलिस ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया वो शहीद हुए हैं, और शहीद होना जो है एक ऑनर की बात है। और हर ऑफिसर के ऐसे ऐसे जनाजे हुए हैं कि लोग उस पर रश कर बैठे हैं। हमारी शहादतों से पुलिस डिमोरल कभी नहीं होती। हाँ, हमारे हौसलों अगर गिर गए तो पुलिस पब्लिक डिमोरल होगी। हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और हम आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। 92 के ऑपरेशन के हो या 96 के ऑपरेशन के हो या 99 के ऑपरेशन के हो या मौजूदा जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें जो भी पुलिस वाले आप देख रहे हैं कि शहीद हो रहे हैं, तो उसमें उसके पीछे जो है कोई ना कोई दूसरा पुलिस वाला खुद तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो हमारी ईमान की मजबूती जो है हमें पीछे नहीं हटने देती और हम शहीद होते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। जिस दिन हम पीछे हट गए उस दिन कोई पब्लिक कह सकती है कि वो डिमोरल हो रही है। जब तक हम उनके मुहाफिज मौजूद हैं और अपनी जानें देते रहेंगे, पब्लिक कभी डिमोरल नहीं होगी, ना हम ऐसा होने देंगे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पे हैं। आपके साथ भी ये इंसिडेंट कभी हुआ? कभी आपको लाइफ थ्रेट्स मिली? कभी आप पे अटेम्प्ट हुआ? मेरी तो लाइफ ही थ्रेट से भरी हुई है। मेरी तो नॉर्मल लाइफ है ही नहीं, और मैं फिर भी मुसलसल काम कर रहा हूँ। और चौधरी असलम के साथ मैं तकरीबन हर काम में उसके साथ शरीक ही रहा, और पोस्टिंग भी असलम की मेरी आगे पीछे रही। कभी असलम गुलबहार एसएचओ लग गया तो मैं शरीफाबाद एसएचओ लग गया, कभी डीएसपी नाजाबाद असलम लग गया तो मैं एसएचओ लियाकताबाद लग गया। असलम सीआईए में था, चौधरी असलम तो मैं सीआईए में था। तो मैं अपने उस भाई के साथ बहुत ज्यादा नौकरी की है और बहुत सारे ऑपरेशन में हिस्सा लिए। लाइफ थ्रेट हमें आती रहती है, लेकिन हम जो काम करते हैं ये तो इसका एक हिस्सा है। अगर इन थ्रेट से हम डर गए तो फिर काम कौन करेगा? चौधरी असलम को निशाना बनाने के बाद मुल्जिमान ने ये बता नहीं दिया कि वो कभी भी कहीं भी किसी को भी हिट कर सकते हैं? चौधरी असलम को हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान है, और वो मेरे तो बिल्कुल भाइयों की तरह था। मेरा और चौधरी असलम का 24 साल का साथ था और बिल्कुल मैं उस पर दुखी हूँ। लेकिन चौधरी असलम से पहले भी हमारे बड़े पुलिस ऑफिसर्स जो है उन्होंने शहादत हासिल की, और चौधरी असलम ने तो एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिससे पुलिस के हौसले और बुलंद हो गए हैं। चौधरी असलम का जनाजा देख के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को मैंने कहते हुए सुना उस वक्त, काश की ये इज्जत हमें भी मिले। सर, 92 ऑपरेशन का भी हिस्सा थे आप और मौजूदा ऑपरेशन में भी पार्ट ले रहे हैं। क्या फर्क देखते हैं 92 और मौजूदा ऑपरेशन में? उस वक्त ऐसा क्या काम हुआ था जो अगर आज किया जाए तो कराची को जराइम से और मुजरिमों से पाक किया जा सकता है? 92 में जनरल बाबर साहब थे, इस वक्त जनरल बाबर नहीं है। हमें एक और जनरल बाबर की जरूरत है। इस वक्त कराची पुलिस के जो चीफ हैं उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने फाइट की है। उनकी तो पोजीशन ये है कि अगर कोई बड़ा इनकाउंटर हो तो कराची पुलिस चीफ का बस नहीं चलता कि खुद आके हमारे साथ शामिल हो जाएं। और हर शहीद पर मैंने उनकी आंखें नहीं देखी है। वो पुलिस वालों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो बड़ी कोशिश करते हैं कि पुलिस वालों की हौसला अफजाई करें, और जिसकी वजह से ये पुलिस चल रही है। और ये ऑपरेशन जिस तरह भी चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन 92 और आज में जो फर्क है वो वसाइल की बहुत कमी है। उस जमाने में अगर पुलिस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके शीशे में नहीं सुराख होते थे, उसके टायर पंचर नहीं होते थे। उसके बाद जो करप्शन हुई है और पुलिस के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इतने नकारा, इतने थर्ड क्लास खरीदे गए हैं जिसकी वजह से पुलिस को लड़ने में मुश्किलात पेश आ रही है। कराची पुलिस के हौसले आज भी बुलंद हैं और अब दुरुस्त सिमत पे पुलिस जा रही है और अब नई सामान की परचेजिंग हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जदीद इंस्ट्रूमेंट आने के बाद हम बेहतर तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकेंगे। सर, मेरे पास ये खबर है जो बता रही है कि सेंट्रल जेल में मोबाइल जैमर नस्ब, बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात, कलदम तंजीम की 200 कारकुनों को छुड़ाने के लिए सेंट्रल जेल कराची पर हमले की धमकी। जो जैमर आज लगाया गया था अगर वो पहले लगा दिया जाता तो बेहतर नहीं था, क्योंकि कराची सेंट्रल जेल से सिर्फ कलदम तंजीम नहीं कुछ और नेकोकार भी ऑपरेट कर रहे थे और कर रहे हैं, एंड यू नो इट। कराची सेंट्रल जेल जो है वो जो है जराइम पेशा लोगों की जो है वो तरबियत गाह बन चुकी थी।
और जिसकी वजह से वो कराची सेंट्रल जेल में जाने की बजाय उनके असलाह होने की वो ग्रुप बंदी वहाँ हो जाती थी। कराची सेंट्रल जेल में सबसे बड़ी खराबी जो है वो ये है कि कराची सेंट्रल जेल में जो भी क्रिमिनल जाता है उसको उसके ग्रुप में जगह दे दी जाती है। ये चीज अगर खत्म कर दिया है कराची सेंट्रल जेल में कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं तो मैं अपनी पार्टी की बैरिक में जाऊं, ऐसा क्यों हो? मैं अगर जादी हूं तो मैं जादियों की बैरिक में जाऊं ताकि मैं उनसे और ज्यादा मीटिंग करूं और मुलाकातें करूं। कराची सेंट्रल जेल के अंदर जो है सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि लोगों को पॉलिटिकल बेस पे उनकी बैरिक अलॉट ना की जाए, कैदी को कैदी समझा जाए और कैदी की तरह रखा जाए। बाकी जहां तक जैमर्स का ताल्लुक है, जैमर्स पहले भी लगे हैं कराची सेंट्रल जेल में, अब वो बेहतर तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि मौजूदा करते हैं ना, कराची जेल से बैठ करके लोग ऑपरेट करते रहे हैं। बिल्कुल ऑपरेट करते रहे, कराची सेंट्रल जेल से ऑपरेट करते रहे हैं। और जो ये कराची सेंट्रल जेल के जो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अमन और नियाजी, वो कराची सेंट्रल जेल से ही बैठ के ऑपरेट हुआ है जिन्होंने उनको शहीद किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आप लियाकताबाद के करता धरता थे तो लियाकताबाद में आपके एक दिन ट्रांसफर के ऑर्डर्स आते हैं और 5 से 6 हजार लोग सड़क पर आ जाते हैं आपकी हिमायत में एहतजाज करते हुए कि आपके ट्रांसफर को रुकवा दिया जाए, और फिर वो ऐसा कर भी डालते हैं। कितना सच्चाई है? ये हुआ था वाकया, और ये इसलिए हुआ था कि जब मैंने लियाकताबाद का चार्ज लिया था तो मैंने आपको यही बताया था कि वो वहां पर थानों में ताला पड़ा हुआ था और लड़के बड़ी बदमाशी करते थे, गलियों के अंदर क्लाशनकोफ लेके बैठे हुए थे, ड्रग्स का कारोबार आम चलता था। तो जब मैंने ऑपरेशन किया तो उन्होंने एक पुलिस का इंप्रेशन लोगों पे डाला हुआ था कि पुलिस आएगी जनाब, हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, पुलिस आएगी तो आपके घरों को भी लूटेगी और आपके बच्चों को उठा के ले जाएगी। वो जबरदस्ती के मुहाफिज बन के बैठे हुए थे। जब मैंने वो ऑपरेशन किया तो मेरा बिहेव बिल्कुल ही चेंज था। ना सिर्फ मैंने उनको बच्चों का ख्याल किया, उनके वहाँ दूध पहुंचाया, उनके इलाके से कचरा उठवाया, उनके रोड सही करवाए। उस जमाने में उस वक्त के आईजी ने, डिप्टी कमिश्नर्स ने, इन्होंने उसमें भरपूर हिस्सा लिया और मेरे सजेशन पे वो काम करते रहे। आप वहाँ SHO थे, वहाँ के नाजिम थे? ये तो आपका काम नहीं था। मेरा काम नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर को मौका मिले तो पुलिस ऑफिसर का काम है इलाके से कचरा उठवाए, इलाके के लोगों की मदद करे। ये एक पुलिसिंग है, हम जिसे कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। उस वक्त हमारे SSP थे हुसैन असगर साहब। अगर मैंने पुलिस में कोई फरिश्ता देखा है तो वो हुसैन असगर देखा है। फरिश्ता और पुलिस? हाँ बिल्कुल, हुसैन असगर की शख्सियत ऐसी है कि एक फरिश्ते की शख्सियत है। वो एक पाकिस्तान का एक ऑनेस्ट और बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे पुलिसिंग की तरफ लगा दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जिंदगी का ये ऐसा वाकया है जो मैं भूलते ही नहीं हूँ, हालांकि है ये कम्युनिटी पुलिसिंग की। मैं जब SHO सुपर मार्केट लगा तो सुपर मार्केट के बिल्कुल सामने क्रिसेंट एक चर्च होता था। वो चर्च जो था, चर्च का रास्ता जो था, वो उसके ऊपर जो है एक मकान बना हुआ था और वो उसके पीछे पुलिया थी और बाकायदा वो पुलिया उस चर्च तक जाती थी। और वहाँ जो आबादी 15-20 हजार की आबादी थी, क्रिश्चियन आबादी थी, वो रोड पे आने के लिए नीचे नदी में से होके आती थी। जब बारिश का पानी चढ़ता था तो उनके जनाजा लाना मुश्किल हो जाते थे। तो मुझे SP हुसैन असगर साहब ने कहा कि SSP साहब ने कि इसको तुम किस तरह करोगे, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं उस मकान वाले से बारे में बात की तो मकान वाला कहने लगा जी मैं तो नहीं मकान या खाली करूंगा। उसने मकान तकरीबन 20-25 फीट उसने बड़ा किया हुआ था, इसकी वजह से पुलिया बंद थी। मैंने क्या किया कि उसको बहुत समझाया, वो नहीं समझ में आया। मैंने फिर अल्लाह पर भरोसा किया और रात को उसका मकान मैंने 15 फीट 20 फीट काट दिया और काट के रातों रात दीवार उठा दी और वो पुलिया से रास्ता खोल दिया। एक लड़का मेरे पास आया है, उसकी आंखों में आंसू, एक छोटा सा मिठाई का डब्बा, मेरे ख्याल में उसकी माली हासिल भी सही नहीं है। कहना सर जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं इस पुलिया पे से कभी नहीं गुजरा हूँ और इसके पीछे लोग शराब बेचते थे, चर्च बिकती थी। आज मैं पहली मरतबा यहाँ से गुजरा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, तो मेरे पास यही थे, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ और आज तक उस चर्च में मेरे लिए दुआ होती है। तो ये कोई मैंने टेररिज्म के खिलाफ काम नहीं किया, ये कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा था। ऐसे बहुत सारे हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के काम किए। शहीदों के जो बच्चे थे उनके लिए हमने जहेज लोगों से जमा किया और प्रोग्राम करके उनको इज्जत से जहेज दिया। तो पुलिस अपनी पुलिसिंग के साथ साथ अगर कम्युनिटी पुलिसिंग भी करे तो मैं समझता हूं कि 5,000 क्या 10,000 लोग भी उसे SHO के लिए निकल सकते हैं कि इसको ना हटाया जाए। राइट सर। नाजरीन, सरवर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा मगर एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। चाहे हेयर फॉल से बेफिक्र होकर, फॉरगेट हेयर फॉल, हेलो हेयर प्ले, न्यू सनसिल्क हेयर फॉल सॉल्यूशन। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर साहब, मोहम्मद सरवर अल मारूफ सरवर कमांडो ने कराची जेल की आबादी में इजाफे के लिए क्या किरदार अदा किया? कितने नेकोकारों को जमा कराया वहां? बहुत ज्यादा, इतने कि शायद मुझे उनकी गिनती भी नहीं याद। और
मेरा दिल और ज़मीर बिल्कुल इस बात पे मुतमईन है कि मैंने जो भी बंद किए वो दहशतगर्द, चोर और ख़तरनाक लोगों को बंद किया है। कराची के हाई प्रोफाइल केसेस जो है मैंने डिटेक्ट किए हैं, चाहे वो आर्मी मर्डर हो, चाहे वो अब्बास टाउन केस हो, बहुत बड़े बड़े केस मैंने असलम के साथ डिटेक्ट किए हैं और मैं असलम के का एक हिस्सा बना रहा है एक ज़िंदगी के अरसे तक। और जब तक मेरी जान में जान है, इस वतन के लिए मैं लड़ता रहूँगा और ये काम मैं करता रहूँगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर, शाहिद हयात साहब फरमाते हैं कि कराची के हालात को सुधारने का ये आखिरी मौका है और उन्होंने साथ साथ ये भी तंबीह की कि कराची के हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। कराची के हालात तो ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, इससे ज्यादा बिगाड़ क्या होगा? नहीं, कराची के हालात इतने ही नहीं बिगड़े हुए जो वो बिगाड़ना चाहते हैं, जो टेररिज्म करना चाहते हैं। बहुत सी जगहों पे हम पुलिस उनके लिए ढाल बनी हुई है, रुकावट बनी हुई है और ये आपको आने वाले वक्त बताएगा। शाहिद हयात साहब सही कहते हैं कि हमने जो है काम करने का तैयार कर रखा है और ये अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये वक्त है पुलिस के लिए काम करने का। और इस वक्त पुलिस काम कर गई तो ये टेररिज्म जड़ से उखड़ फेंकेगी। बेशक इसमें पुलिस का नुकसान होगा, शहादतें होंगी हमारी, लेकिन इन शहादतों के बदले हमारा वतन जो है इन दहशतगर्दों से इंशाअल्लाह आज़ाद हो जाएगा। सर, वज़ीर आला सिंध का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया है, बल्कि उन्होंने ये वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध फरमाते हैं कि कराची पुलिस में साबिक फौजियों को भर्ती किया जाएगा। कराची पुलिस की अब ये हालत हो गई है कि कराची पुलिस का रिप्लेसमेंट ज़ईफुल उम्री और जिस्मानी नातवानी का शिकार बुजुर्ग लेंगे, वो आपका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? नहीं, वो रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकते हमारा, क्योंकि पुलिस का एक अपना काम करने का स्टाइल है, पुलिस का एक जंग लड़ने का तरीका है, लेकिन वो हमारे बेहतरीन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। उनको अगर पुलिस के इंस्टीट्यूट्स में रखा जाए तो वो बेहतर पुलिस वाले अपने तजर्बे की रोशनी में वो निकाल सकते हैं, अच्छे वो टीचर तो बन सकते हैं। लेकिन पहले भी एक्समैन हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं, लेकिन ये तजर्बा पहले कुछ अच्छा नहीं रहा। उसके बनस्बत अगर रेंजर्स के लोग जो हैं वो कराची को ज़्यादा समझने लगे हैं, गलियों को ज़्यादा समझने लगे हैं और बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं रेंजर्स वाले इस वक्त कराची में। पहले भी ये होता रहा है कि एक्समैन भर्ती होते रहे, पहली बर्तमानी भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अगर उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर ट्रेनिंग पे लगाया जाए, जिस तरह आर्मी की SSG वाले हैं, ज़रार कंपनी वाले हैं, ये बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और बड़े जज्बे वाले लोग होते हैं, इनको अगर इन जगहों पर रखा जाए तो ये बेहतरीन पुलिस तैयार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब आएंगे तो यही पुलिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी यही लोग संभालेंगे। CM साहब ने सिंध पुलिस के लिए 300 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी है। इतना काफी है या अभी कुछ और चीजें दरकार हैं सिंध पुलिस को शहर का अमन व अमान बहाल करने के लिए? ये भी अगर हमें मिल जाए तो हमारे पुलिस का मोराल और बढ़ जाएगा और पुलिस की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये ग्राउंड रिलेटिव है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। सर, दहशतगर्दी से निपटना इज एन स्पेशलाइज्ड जॉब, लेकिन एक रिवायती पुलिस वाला जिसका काम कभी कत्ल, डकैती या अगवा के मामलात को सुलझाना हुआ करता था, अगर हम उसे इस जंग का ईंधन बना दें और उसकी कैपेसिटी ना जाने, उसकी इस्तेदाद को जाने बगैर उसके ऊपर इतना ज्यादा लोड, इतना ज्यादा बर्डन डाल देना और फिर इस खुशफहमी में मुब्तला रहना कि हम सिक्योर हो गए, हम सेफ हो गए, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? नहीं, हर पुलिस वाले की बस की बात नहीं कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सके, क्योंकि हर पुलिस वाले में वो जज्बा भी नहीं है और हर पुलिस वाला पुलिस में इसलिए नहीं भर्ती हुआ। बहुत से पुलिस वालों से मेरी बात होती है, वो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। एक साहब ने तो बोला कि तुम लोग करते क्या हो, अपने आप अपनी जान के दुश्मन हो। एक साहब ने मुझसे एक दिन ये कहा, बड़े सीनियर ऑफिसर थे, मैंने उनसे प्रोटेक्शन का मसला था, मेरे गनमैन्स का मसला था, तो उन्होंने कहा, हमने कहा था कि तुम इन दहशतगर्दों से लड़ो। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन इनके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक पुलिस में अच्छे लोग हैं और अच्छे कमांडर्स हैं, ये पुलिस काम करती रहेगी। सर, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि कराची में लाकानूनियत स्काई हाई हो चुकी है, अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार तो आप जैसे लोग भी हैं जो अवाम को प्रोटेक्ट करते हैं। कल अगर SSP थे, आज इंस्पेक्टर हैं और कोई गारंटी नहीं कि कल हवालदार नहीं बना दिए जाएंगे। अब ये तो सारे मामला जो है ये बड़े हाई अप्स के मामला में, इसमें हम क्या कह सकते हैं। इसमें हुआ ये है कि चंद पुलिस ऑफिसर्स ने वाकई बहुत जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, जिसके बस उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रमोशंस और फैसिलिटीज मिली, लेकिन उसकी आड़ लेके बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिकल फायदा उठाया और उन्हीं की समरियों के साथ अपनी समरियां मूव करा दी और एक बड़ी तादाद जो है आउट ऑफ टर्न जो है नाजायज प्रमोशन भी लोगों ने हासिल कर ली। और जुल्म उस पर यह है कि नादरा, पिमरा, घी कारपोरेशन, ट्रेड कारपोरेशन, यहाँ से लोग हमारे पुलिस में आके जिन्होंने कभी वर्दी नहीं पहनी वो जम होने लगे, तो जिसकी वजह से जो है पुलिस का जो है सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हुआ है। लेकिन अब किसी हद तक वो बेहतर हो गया है और पुलिस में टाइम टू टाइम प्रमोशन भी शुरू हो गए हैं
और अगर टाइम टू टाइम प्रमोशन हो पुलिस के अंदर, अगर 15 से 20 साल में एक आदमी को, एक एएसआई को डिप्टी डीएसपी तक प्रमोट कर दिया जाए, जो कि बनता है उसका हक, तो वो क्यों आउट ऑफ टर्न के पीछे भागेगा। और इस सिलसिले में भी काम पुलिस में चल रहा है और काफी काम हो चुका है। सर, हुकूमत ने इफ्तिखार चौधरी साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ी बमा 18 मुसल्ले पुलिस जवान फराम किए। आपके ख्याल में 18 जवान किसी की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने में काफी होते? और अगर 18 पुलिस वालों को किसी और जगह प्लांट किया जाता, किसी और जगह इनको किसी और मसरफ में लिया जाता, तो क्या इस्लामाबाद शहर मजीद महफूज नहीं हो सकता था? नहीं, इसका हल ये है कि ठीक है, अगर उनको थ्रेट है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी देना भी तो पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है, उनको पुलिस ने सिक्योरिटी दे दी है, लेकिन अगर वो पुलिस की सिक्योरिटी के लिए, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपके पास गनमैन का जो मसला था, अगर उसी पुलिस वाले को ही पुलिस या गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, देन नहीं, देखें, पुलिस वाला तो भर्ती लड़ने के लिए हुआ है, अब वो सिक्योरिटी मांगता हुआ भी इतना अच्छा नहीं लगता। हम तो इतने पीक पर चले गए हैं कि अब हम लड़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर मुझ पर 8 या 9 आदमी अटैक करते हैं तो मेरी एक क्लाशनकोफ क्या करेगी, लेकिन मौका लगा तो मेरी क्लाशनकोफ चलेगी। बाबर हमारा भाई था और मेरा तो बहुत करीबी साथी था, डीएसपी बहारुद्दीन बाबर। जब वो शहीद हुआ है तो उसने ट्राई की है कि उसका हाथ पिस्टल की तरफ झुका हुआ था, अगर वो पिस्टल उठाने में कामयाब होता तो वो मारता। अगर 18 आदमी वो इफ्तिखार चौधरी साहब को दे देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 18 और भर्ती कर लें, यह बजाय कि उनको 18 आदमी देने के बजाय हमारे पुलिस में 18 आदमियों का गैप आ जाता है और पुलिस की मोबाइल में नफरी कम हो जाती है। इसकी बजाय बेशक उनको 18 दें, लेकिन 18 भर्ती भी कर लें। पुलिस की कमी को जरूर पूरा करें। सैकड़ों नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, अच्छे कद बॉडी रखते हैं, घूम रहे हैं, उनको भर्ती की जाए। और जरूरत है, इस वक्त अगर पुलिस भर्ती नहीं हुई तो पुलिस का बहुत नुकसान होगा। सर, आपने भर्ती के ऊपर जो कहा है, शायद पुलिस को तो ख्याल नहीं आया, गवर्नमेंट को ख्याल नहीं आया, कुछ और लोगों को ख्याल आ गया। खबर बता रही है कि कलअदम तंजीमें मुजरिमों को जेल से रहा कराकर इस्तेमाल करने लगी। लाहौर, कराची और दीगर शहरों के 13,000 मामूली जराइम में मुलव्विस अफराद की जमानतें कराई गई। मज़कूरा अफराद दहशतगर्दी के लिए गाड़ी का बंदोबस्त, टारगेट किलर या इन्फॉर्मर का काम करते हैं। ये अखबार वालों को पता चल जाता है, मीडिया को पता चल जाता है, पुलिस को नहीं पता चलता, एजेंसीज को नहीं, हमारी हुकूमतों को नहीं। ये बात एजेंसीज को, पुलिस को पता है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये हमेशा जो है इस तरह लोगों को जो है ना जेल से लेती हैं, जमानतें कराती हैं, फिर उनसे क्राइम कराती हैं, और बाज़ दफ़ा इनोसेंट लोगों से क्राइम कराने के बाद उनको मफरूज करा देती हैं और कहती हैं देखो तुम्हें हम बचा रहे हैं, वरना तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये इनका एक तरीका वारदात है और ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है ये। और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मुल्क से बेरोजगारी खत्म करें। बेरोजगारी खत्म होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग पुलिस में भर्ती होंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनेगा, और तो मैं समझता हूं कि ये दहशतगर्दी कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारी को फोर्स में हमारे इजाफा किया जाए, हमारे वसाइल में इजाफा किया जाए। इतने कम वसाइल से लड़ना, जो आप खुद समझ सकते हैं कि पुलिस की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी कितनी शहादतें हो रही हैं। एक सिपाही हमारा घर जाता है, उसके बाद जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं, लिफ्ट ले लेके जाता है, तो एक दिन वो ऑब्जर्वेशन करेगा, 2 दिन ऑब्जर्वेशन करेगा, तीसरे दिन सिपाही को मार देगा, क्योंकि वो सिपाही किसी न किसी केस में गवाह है। और जुल्म इस पे कि उस बेचारे की गवाही भी नहीं मानी जाती। जुडिशियली में बाज लोगों का रवैया इतना खराब है पुलिस वालों के साथ कि उसकी गवाही भी कोई सुनने को तैयार नहीं होते, और वो बेचारा उसी गवाही के चक्कर में मारा भी जाता है। ठीक है सर, नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूरिया थाने की पुलिस मोबाइल पर हमला हुआ, 2 कांस्टेबल, 2 एहलकार शहीद हुए, 1 जख्मी हुआ सिपाही, लेकिन पुलिस के हायब्स को जहमत नहीं हुई कि वो उन लोगों को पूछें। जब पुलिस डिपार्टमेंट में अपने लोगों की बेहिसी का ये आलम है, तो फिर क्यों किसी पुलिस वाले से ये तवक्को रखूंगा मैं कि वो मेरी जान की हिफाजत के लिए जो है वो सड़क पे आएगा। अच्छे बुरे लोग देखें हर जगह होते हैं, हर जगह उनको कहीं कमांड भी मिल जाती है। पुलिस में भी अच्छे बुरे पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिस में ऐसे पुलिस ऑफिसर भी हैं जिनके सिपाहियों की शहादत पे मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे, और बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं। और उस वक्त हमारा दिल भी यकीन करे कि बड़ा अजीब सा हो जाता है कि देखें ये इस बच्चों की तरह रो रहे हैं, ये इनकी आंखों में आंसू है। लेकिन ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो कि उस वक्त मौसम पे और दूसरी मौजू पे बात कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके साथ आपका कमांडर कैसा है। इस वक्त जो मौजूदा पुलिस के कमांडर हैं शाहिद याद साहब, उन्होंने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया है। इवन कि उन्होंने एसएचओस को भी कहा है कि आपके इलाके में जो शहीद है आप उसकी फैमिली से हेलो करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ पूछगिछ की जाएगी।
तो ये माहौल अब चेंज हो रहा है और मीडिया ने भी बताया है, मीडिया के जरिए भी बहुत लोगों को पता चला है, कुछ पुलिस ऑफिसर ने भी शिकायत करी है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अब ये चीज खत्म हो जाएगी। सर, कराची ऑपरेशन की कामयाबी के बड़े बुलंदबांग दावे होते हैं। बताया जा रहा है कि जी कराची ऑपरेशन सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। शहर में आज भी 10 से 12 अफराद की लाशें रोज गिर रही हैं। ये कैसी कामयाबी है कि जो लाशें गिरना बंद नहीं कर पाए? लाशें इसलिए गिर रही हैं शहर के अंदर कि अब टेररिस्ट अभी तक बचे हुए हैं, वो ठिकाने चेंज कर रहे हैं, अलग अलग छुप रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहे हैं। कराची में अगर आप देखें तो कराची के अंदर टारगेट किलिंग में 50% कमी आ चुकी है। जब 50% कमी आई है तो इसका मतलब ये है कि मजीद जो है कुछ अरसे बाद 20% और बजाएगी, 70% कमी आएगी। जब हम 80% पे चले जाएंगे तो इंशाल्लाह कराची में ये टारगेट किलिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह हालात बिगड़े हुए थे और जितने बिगड़े हुए हालात में पुलिस ने काम शुरू किया है, ये 50% किलिंग को भी जो है आप इसको गनीमत समझे कि पुलिस काम कर रही है। और कराची की पुलिस तो दुनिया की वाहिद पुलिस है कि जितनी दिलेर, बहादुर और जितनी काम करने वाली है और जितनी शहादतें कराची पुलिस ने ली है, आप पूरे दुनिया की पुलिस उठा के देखें, आपको कहीं भी पुलिस में इतना जज्बा और काम करने वाला नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दिन में रेंजर्स और पुलिस के छापे, 133 मुलजिमान गिरफ्तार, भारी मकदार में असलाह बरामद, इवन बम तक, रॉकेट लॉन्चर्स तक बरामद हो रहे हैं। उसके बावजूद जराइम की बीखकनी उस अंदाज में शायद नहीं हो पा रही जो एक आम आदमी एक्सपेक्ट करता है। क्या कह रहे हैं? तो आप ये सोचें कि जराइम पेशा किस कदर जड़ पकड़ चुके हैं कि 133 पकड़ने के बावजूद भी उनकी तादाद कम नहीं हो रही। और इसी एक दिन की बात, इसी एक दिन की बात है। इसका मतलब है कि हमें अभी कई हजार पकड़ने पड़ेंगे और इसमें जुडिशरी का भी बड़ा किरदार है। उसमें जुडिशरी के अंदर ये है कि हम क्रिमिनल्स को जेल भेजते हैं तो वो अगर कोई अच्छे वकील, पैसे वाले वकील खड़े कर देते हैं तो जज साहबान का जो है रवैया जो है वो पुलिस के साथ कुछ मुनासिब नहीं है। उनको भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनना चाहिए, उनका भी वतन है। उनको टेररिस्टों को, चोर डाकुओं को इतनी जल्दी जमानतों में नहीं बंद करना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं एविडेंस नहीं है। नहीं, एविडेंस क्यों नहीं होती है? पूरी दुनिया में पुलिस की एविडेंस मानी जाती है, एविडेंस क्यों नहीं होती? हम अगर किसी को 23A में बंद करते हैं, किसी को पुलिस एनकाउंटर में बंद करते हैं, तो हमारे पास पब्लिक, इस वक्त पब्लिक की ऐसी पोजीशन नहीं है कि किसी दहशतगर्द के खिलाफ वो गवाही थे, शाम को उसने घर भी जाना होता है। एविडेंस पुलिस की एविडेंस होती है, पूरी दुनिया में पुलिस की एविडेंस को माना जाता है। इवन के नारकोटिक्स के केस के अंदर उनके एविडेंस को माना जाता है, नारकोटिक्स फोर्स की। हमारे पुलिस की एविडेंस को नहीं माना जाता। जो बात आपने कही वही मेरा अगला सवाल है। खबर है कि मुद्दईयान और गवाह मुकदमात में मुलजिमान की शनाख्त से मुनहरिफ होने लगे। मुद्दईयान के अदम शनाख्त और गवाहों के मुनहरिफ होने से दर्जनों मुलजिम अदम सबूत पर रहा। जो बात आप कह रहे हैं ये उससे भी रिलेट है, लेकिन इसका एक बड़ा सबब विटनेस प्रोटेक्शन का ना होना भी तो है। हमारे यहाँ गवाहों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इंतजाम हैं? कोई गवाही क्यों देगा? नहीं, गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो गवर्नमेंट ला रही है, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक ला रही है। लेकिन विटनेस प्रोग्राम के अलावा हमने विटनेस को जो है मोटिवेट भी तो करना है। हमने उनसे ऐसा एक रिश्ता, अपना एतमाद बहाल करना है कि उनको पता है कि अगर ये आज सर्वर कमांडो मेरी किसी केस में मेरे साथ खड़ा हो गया है तो कल ये केस जब ट्रायल होगा तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको फोन करूंगा तो मेरा फोन भी अटेंड नहीं करेगा। इसमें हमारा अपना बिहेव भी है। हमें विटनेस को प्रोटेक्शन भी देना चाहिए और उनकी हर तरह से मदद करना चाहिए। और अगर वो मेरे इलाके में नहीं रहते हैं, जिस SHO के इलाके में रहते हैं, उस SHO का भी फर्ज है कि ये फला केस का विटनेस, इसको मैं प्रोटेक्शन दूं, उसके एक कॉल पे जाऊं। हकीकत यही है कि लोग गवाही नहीं देते, लेकिन चले मैं मान लेता हूं लोग गवाही नहीं देते। हम मुलजिम पकड़ते हैं, पुलिस वाला तो गवाही दे रहा है। आप पुलिस की गवाही को तो माने ना, आप पुलिस की गवाही को मानते ही नहीं है। 23A के अंदर गवर्नमेंट कानून लेकर आई है कि भाई इस पे सख्त कानून किया जाएगा असले के ऊपर। 23A में पुलिस अगर किसी क्रिमिनल को बंद करती है तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वो 8-8 दिन के अंदर बाहर आ गए। तो इस सूरत में इतनी जल्दी क्या है उनको बाहर लाने की? अगर वो आ ही गए हैं, पुलिस ने बंद कर दिया है, तो उनको 2 महीने तो जेल में रहने दिया जाए। कराची ऑपरेशन के कंडक्टर, उसके रनर मसूद शरीफ खटक साहब से मेरी इसी प्रोग्राम में जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो ही वॉज वेरी श्योर। उन्होंने कहा कि जी यही पुलिस फोर्स है कि जिसने माजी में कराची को जराइम से पाक किया था। ये बात है कराची का मौजूदा ऑपरेशन इनिशिएट होने से पहले की। और वो बहुत पॉजिटिव थे। वो कह रहे थे कि कराची पुलिस में इतनी अहलियत, इतनी काबिलियत है कि वो कराची के शहरियों को दहशतगर्दों और मुलजिमान के शिकंजे से निकाल सकती है। लेकिन डू यू रियली थिंक कि कराची पुलिस इतनी केपेबल है माजी से कता नजर आज कि वो अवाम को दहशतगर्दों से भी निजात दिलाए, वो अवाम को टारगेट किलर से भी निजात दिलाए? और इसमें दहशतगर्दी में मुख्तलिफ एलिमेंट्स भी हैं।
कुछ लिसानी तंजीमों का भी होगा, कुछ कलदम तंजीमों का भी होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स। आप समझते हैं कि वाकई पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस फोर्स हमारी इतनी केपेबल है? मसूद शरीफ साहब जो हमारे मुल्क के ज़हीन तरीन लोगों में से है और ऑनेस्ट तरीन लोगों में से है, और वो उनकी ऑब्जर्वेशन जो है बहुत अच्छी रही है। उन्होंने पूरा एक ऑपरेशन जो है मॉनिटरिंग की है कराची की। मसूद शरीफ के टाइम पे जनरल बाबर साहब थे और शेख सैडल साहब थे उस वक्त ये था कि वाकई कराची के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि कराची के थानों में ताले पड़े होते थे और ऑफिशियली कहा जाता था कि आप ऐसा करें, बाल बड़े रखें और सर्विस कार्ड जो है मौजू में छुपा के रखें और सिंगल मोबाइल जो है मूव ना करे। ये बात सब रिकॉर्ड पर है। तो वो इतना बुरा दौर था और उस दौर के अंदर इसी कराची पुलिस ने काम किया है। मसूद शरीफ साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर लेकिन सही सिमत पे कराची पुलिस को लेके जाया जाए और जिस तरीके से अब लेके जा रहे हैं, लेकिन वसाइल की कमी हर जगह आड़े आ रही है हमारे, तो कराची पुलिस क्यों नहीं काम करेगी? और अब कराची पुलिस आहिस्ता आहिस्ता उससे बढ़ रही है और मुझे यकीन है कि कराची पुलिस जो है इंशाल्लाह कराची के हालात को कामयाब तरीके से कंट्रोल कर लेगी। सर, आप जिन वसाइल की बात कर रहे हैं उसी हवाले से मेरा अगला सवाल है कि वसाइल तो गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि कराची पुलिस को कराची ऑपरेशन की कामयाबी के लिए 15,000 जैकेटें, बुलेट प्रूफ जैकेटें, 15,000 हेलमेट्स और 15,000 नई सब मशीन गन्स दी जाएं। मेरा सवाल यह है कि अगर उसके बजाय, ये सब चीजें तो इनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लमा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कराची पुलिस के एक एहलकार को 1,500 रुपए फीकस सैलरी में इजाफा कर दिया जाता, तो क्या मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा और इजाफा नहीं हो सकता था उसमें? नहीं, सैलरी में इजाफे से कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती। वो तो इंसान है, हाविस बढ़ती रहेगी। बोलेगा इस साल 1,500, अगले साल फिर 1,500 बढ़ा दो। ये काम करने का एक जज्बा होता है जो कि पैसों से शर्त नहीं करता। ये हमारा वतन है, हमें अपने वतन के लिए लड़ना है और मरना है। जब हमने इस वतन के लिए लड़ने और मरने का सोच लिया तो पैसे ही क्या है, हम सूखी रोटी में भी लड़ सकते हैं। हम महसूस तो करें कि हमारा वतन है। मैं वो वाइट पुलिस ऑफिसर हूँ कि दुनिया के जिस खत्ते में जाऊं जाके पॉलिटिकल असाइलम ले सकता हूँ, लेकिन ये मेरा वतन है, मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता। मैं जाके बाहर अगर चला जाऊं, वहां जाके मैं नजले जुकाम से मर जाऊं, यहाँ मैं मरूंगा, मेरा खून मेरी इस मट्टी पे गिरेगा, मुझे खुशी होगी। अगर हमारे अंदर ये जज्बा रहेगा तो तनख्वाह और इसकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक ग्राउंड रियलिटी है। आप देखते हैं कि ड्रोन हमले हो रहे हैं तो उसको हम नहीं तोड़ कर पाते। इस तरीके से बम उसको रोकना है, हमने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर स्टील की गोलियां रोकनी है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है और इस चीज की हमें बड़ी सख्त जरूरत है और गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो ये इससे वाकई पुलिस में बेहतरी आएगी और पुलिस की कारकर्दगी बेहतर होगी। सर, एक और खुशखबरी आपके लिए ये है कि चौधरी निसार साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने इंडिया दिया है कि चारों सूबों में 65 बम प्रूफ गाड़ियां मुस्तहिकीन में बांटी जाएंगी। अब जिनको ये गाड़ी मिल गई उनकी तो लॉटरी निकल आई, अब बाकी 13.5 करोड़ क्या करें? बम प्रूफ गाड़ियां जो है इस मसले का हल नहीं है। 65 आदमी सेव कर लेंगे आप। इस मसले का हल बम प्रूफ गाड़ी नहीं है। ठीक है, जिनको जरूरत है उनको दे दें, अच्छी बात है, लेकिन अगर उन लोगों को गाड़ियां मिल गई जो कि उनसे लड़ना है दहशतगर्दों से, तो वो दहशतगर्दों के सर पे जाके खड़े होंगे और फिर जो है हालात में बेहतरी आएगी। सर, हमें यहाँ अपनी गुफ्तगू को आर्जी तौर पर मौकूफ करना पड़ेगा। नाजरीन, सर्वर कमांडो साहब के साथ गुफ्तगू सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मगर एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती के स्पेशल ब्लेंड से जो दे चाय को ख्वाबों का रंग और अपनायत की महक। टपाल फैमिली मिक्सचर, तुमसे है घर मुकम्मल। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है सर्वर कमांडो साहब से। सर, एक तरफ पुलिस डिपार्टमेंट को वीवीआईपी ड्यूटीज पे लगाया हुआ होता है और दूसरी तरफ नफरी कम है, फिर वसाइल की कमी आड़े आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सवाल उठता है कि जी पोलियो वर्कर्स का कत्ल हो गया और पुलिस की प्रोटेक्शन उनको हासिल नहीं थी, तो क्या आप समझते हैं कि ये तनकीद जो पुलिस डिपार्टमेंट पे हो रही है या हुकूमत पे हो रही है, इस तनकीद का कोई जवाब बनता है? नहीं, इसमें देखें, पुलिस का काम प्रोटेक्शन देना है। पुलिस सवाल ही पैदा नहीं होती किसी को प्रोटेक्शन ना दे। हम किसी गाड़ी को अगर रोक लेते हैं तो 2 मिनट में हमारी शिकायत कर देता है कि हमारे 15 मिनट पुलिस ने ज़ाया कर दिए। लोग अपनी तौहीन समझते हैं। अब पोलियो वर्कर्स जो है, मैंने इनके कातिल पकड़े हैं, पोलियो वर्कर्स के बड़े यानी कि टेररिस्ट मैंने पकड़े हैं, इसके ऊपर मैंने काम किया है। लेकिन कुछ जगह जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पोलियो वर्कर जो है, पोलियो वर्कर का भी काम यह है कि जब तक जी हमें मुकम्मल पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपने 300 या 400 रुपए के गरीब लोग होते हैं, उनकी यही दिहाड़ी होती है मेरे ख्याल में। 250 रुपए की दिहाड़ी के लिए वो कहते हैं हमारी आज 250 की दिहाड़ी खराब हो जाएगी और हम चले जाते हैं।
तो वो पुलिस प्रोटेक्शन के बाजारी चले जाते हैं। अगर वो थाने में आके बैठ जाएं या अपने सीनियर को रिपोर्ट कर दें, वो छोटी छोटी बातों पे आईजी डीआईजी से शिकायत करते हैं। इस बात पे शिकायत करें जी आज हमने यहाँ पर आपके इलाके के अंदर पोलियो टीम चलानी थी, आपके एसएचओ ने हमें प्रोटेक्शन नहीं दी है, तो सवाल ही पैदा नहीं था उनको प्रोटेक्शन ना मिले। अगर वो विदाउट प्रोटेक्शन जाएंगे तो नुकसान होगा। तो इसमें उनका भी कसूर है और पुलिस का भी कसूर है कि पुलिस को उनके पीछे जाना चाहिए। गवर्नमेंट का तो है, और गवर्नमेंट का तो है, लेकिन पोलियो वर्कर को भी अपने रवैये चेंज करना चाहिए मौजूदा हालात के हिसाब से। इस सिस्टम से लोगों से भी कोई शिकायत है? लोगों से तो लोग तो इनोसेंट है और अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता नहीं है कि किससे कौन इस मुल्क के लिए क्या कर रहा है। तो उसकी वजह यह कि लोग अपने वतन से मोहब्बत अब जो है ना उस पर कुछ कमी नजर आ रही है। नौजवान नवा नस्ल को हमारी बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये वतन किस तरह हासिल किया गया। अब प्रोग्राम्स में भी वो चीजें नहीं नजर आ रही। तो अभी हम लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है कि ये वतन जो है बड़ी मुश्किलों और बड़ी मेहनतों से हासिल किया गया है और इसके लिए लड़ने वालों की कदर करें। सर लेकिन जितनी सारी बातें आपने मुझे बताई, अपनी खिदमत आपने गिनवाई, सर तस्लीम खम, लेकिन उसके बावजूद ये अम्र भी तो मुसल्लमा हकीकत है कि सरवर साहब जिनके नाम के आखिर में कमांडो लगता है, सरवर कमांडो अपनी तमाम तर एफिशिएंसी के बावजूद भी मुतनाज़ा है, जिस तरह 1992 का ऑपरेशन मुतनाज़ा रहा। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। कोई टेररिस्ट ने अगर मुझ पर गोली चलाई तो मैंने उसे गोली का जवाब गोली से दिया। और यही पुलिसिंग है कि गोली का जवाब गोली, फूल का जवाब फूल से दो। अगर कोई हमें पत्थर मारता है, गोली मारता है, तो हम उसको फूल नहीं मारेंगे, फिर तो पुलिस नहीं हुई ना। सर ये कौन सा फार्मूला है, कहाँ लिखा है कि जब हमला होगा खुदकुश होगा और जहां खुरेजी होगी वो कोई कलदम तंजीम करेगी? कुछ और लोग भी तो हैं। रॉ क्या कर रही है, केजीबी क्या कर रही है, मोसाद क्या कर रही है, वो हमारे यहाँ कोई यानी अमन अमान के फरोग का किरदार अदा तो नहीं कर रहे हैं। वो भी तो यहाँ कुछ करने के लिए बैठे हैं। जिस तरह से कराची पुलिस या कराची में काम करने वाले रेंजर्स टारगेट किलर्स को लेकर के वो मीडिया के सामने पेश करते हैं, उसी तरह से इन नेकोकारों को मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया जाता? इनको बिल्कुल करना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ यही लोग नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में टेररिज्म के अंदर जो है बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फंडिंग कर रहे हैं टेररिज्म के लिए पाकिस्तान में, वो नहीं आते सामने। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एक हद पे जाके रुक जाती है। अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और बढ़ाएं तो वो लोग भी सामने आ सकते हैं और वो आ जाते हैं सामने कि बाज़ जगह हमारे कानूनी रास्ते जो है हमारे लिए बड़े महदूद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको नहीं कर पाते। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई यानी कि गलत बात नहीं है। ये 99% 100% बल्कि ये बात है कि हमारे यहाँ इन दहशतगर्द तंजीमों के अंदर हर एक अपना किरदार अदा कर रही है। हर एक हमारी दुश्मन है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और हम एक महाज पे नहीं, हम एक वक्त में कई महाज पे लड़ रहे हैं। यानी कि अगर मैं जादी तंजीमों के खिलाफ अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो साथ में मुझे मंशियात फरोशों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम उनकी मंशियात है। इस तरीके से अगर मैं किसी लसानी तंजीम के खिलाफ काम कर रहा हूं तो लसानी तंजीम एक नहीं है, कई लसानी तंजीमें और बाज़ अपने मफादात में जाके वो अब इख्तलाफ होने के बावजूद वो इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरह बहुत सारे लोग जो पुलिस में मौजूद हैं जो मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज उनको दे रहे होते हैं। तो एक महाज पे नहीं, हम कई महाज पे लड़ रहे हैं। और इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि हम अपने जिस वो बेहतर समझते हैं, जो हमारी फर्ज के राह में, हम उस काम को किए जाएं और उसको एक्सपोज करें। कलदम तंजीम का कोई दहशतगर्द या कोई टारगेट किलर अगर आप पकड़ते हैं तो बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया जाता है कि जी कलदम तंजीम का टारगेट किलर गिरफ्तार। और अगर किसी सियासी तंजीम का कोई टारगेट किलर पकड़ते हैं तो बता दिया जाता है कि जी सियासी तंजीम। मसलियतें यहाँ पे भी हैं। हाँ, यहाँ पर मसलियत है। वो आपके मीडिया में भी है कि एक सियासी तंजीम का कारकुन जो है वो हलाक हो गया। अब लिखिए भाई कौन सी तंजीम का कारकुन हलाक हो गया, किसने किया है? ये सब मसलियतों का शिकार है। हमें अगर हमने ये जंग जीतनी है तो मसलियतों से निकलना पड़ेगा। और शाहिद अयाज साहब ने इसकी एक मिसाल कायम की है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो कोई भी तंजीम हो जिसका दहशतगर्द हम पकड़ते हैं, हमें उसको एक्सपोज करना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है नाजरीन, इससे पहले के प्रोग्राम का इख्तिताम हो, आप देखिए ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं। और हमारा हाल ये है कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए आने वाले पोलियो वर्कर्स को खुद उन्हीं के खून में नहला रहे हैं। क्या सिला है उस नेकी का जो खुद हमारे ही साथ की जा रही थी। इसी के साथ नूरुल आफीन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।